दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर 5 बज गए हैं और आपको डेली 5 बजे पीईटी की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होते हैं और 25 प्रश्न आपको हिंदी के होते हैं। देखो काफी लोग जुड़ चुके हैं। आवाज आ रही है? क्लियर कर दीजिए सभी लोग। चलिए आ रही है, आवाज आ रही है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। चलिए सभी लोग आ गए हैं, स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए जवाब दीजिएगा भाई। राधे राधे भाई, राधे राधे राम कुमार जी, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि थल सेना दिवस मनाया जाता है। पहले प्रश्न का जवाब देना है और जोर और शोर से देना है। चलिए जवाब आने शुरू हो गए, काफी लोगों के जवाब आ चुके हैं और जवाब यहाँ पर बी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका बी बनेगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। यहां पर आपका हो जाएगा 15 जनवरी को। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 15 जनवरी को, जो कि आज आपका 15 जनवरी है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र जो आपका है वो आपका कौन सा है? चलिए 2 का जवाब देना है। चलिए 2 के जवाब आने शुरू हो गए हैं। यहां पर जवाब आ रहे हैं, दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ किसे कहते हैं? तो आपके नाग प्रक्षेपास्त्र को। ऑप्शन राइट आपका यहां पर डी हो जाएगा, नाग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला पूछा गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? यहां पर 3 का जवाब दीजिएगा। चलिए 3 के जवाब भी आने शुरू हो गए हैं। यहां पर आरबीआई जवाब आ रहा है और आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, जो कि राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा सी नंबर। ये भी राइट आंसर आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए 4 का जवाब लगभग सभी के आ रहे हैं, सभी को जवाब बिल्कुल पता होना चाहिए। याद रखिए पहले NH जो 7 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो आपका कौन सा है? तो यहाँ पर NH44। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं श्रीनगर स्टार्ट होता है, यहाँ से होते हुए थे आपकी कन्याकुमारी तक आपका ये आपका आता है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला पूछा गया है, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? यहां पर जवाब दीजिए, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? चलिए जवाब आ रहे हैं, कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं। याद रखिएगा थल सेना जो आपके कमान है, इनको 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भाई? तो आपके 7 भागों में। जैसे आपने देखा होगा कि ये भारत का नक्शा है, भारत के नक्शे में यहां पर जो आपका देखिए, यहां पर जो आपका है आपका हिमाचल प्रदेश, वहां पर आपका एक पड़ता है उधमपुर। ठीक है, उधमपुर पड़ता है। उसी के पास एक पड़ता है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर शिमला है, शिमला में एक पड़ता है। यहाँ पर एक चंडी मंदिर, पंजाब के पास एक चंडी मंदिर है, यहाँ पर पड़ता है। ठीक है ना। और एक आप तो न्यू दिल्ली में हो गया। ठीक है, एक आपके यहाँ पर लखनऊ में पड़ता है और उधर एक आपका जयपुर में पड़ता है और एक आपका पड़ता है पुणे में। कुल मिला के आपके 7 है। ठीक है, एक कोलकाता में है, तो कुल मिला के 7 जगह आपके हैं। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक मतलब कह सकते हैं कि जितना भी पैसा लगाया गया वो पूर्णतः भारतीय ही था। ठीक है ना। तो यहां पर 6 का जवाब यहां पर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। काफी लोगों के जवाब आने शुरू हो गए हैं। यहां पर राइट आंसर आपका बने कौन सा? डी। यहां पर पंजाब नेशनल बैंक जो PNB बैंक है, ये प्रथम भारतीय बैंक था जो पूर्णतः भारतीय था। पूरा पैसा भारतीयों का ही लगा था इसमें से। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा है? भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा है? याद रखिए नौसेना मतलब जल, है ना। तो आपको बताइए, भारत जो आपको जल से घिरा है ना, जल वाले जो आपके होंगे जल में ही तो कह सकते रक्षा करेंगे ना। एक इधर जल हो गया, इधर जल हो गया, इधर जल हो गया, तो आपको याद रखना है 3 कितने कमानों में बटा है? तो आपके 3 कमानों में बटा है, याद रखिएगा 3 कमानों में। ठीक है ना। इधर आपका मुंबई है ना, इधर आपके यहाँ पर कह सकते जो आपका कोच्चि हो जाता है। ठीक है, और इधर कोलकाता साइड में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो 7 का हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला पूछा है, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 8 का जवाब दीजिए। चलिए 8 का जवाब लगभग सभी का आ रहा है। यहां पर याद रखिए 1969। ठीक है, 1969 और डेट याद रखिए 19 जुलाई 1969 को यहां पर 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है?
चलिए 9 का जवाब देना है और जवाब आने शुरू हो गए हैं, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि लगभग सब लोगों की काफी तैयारी है ना। स्टैटिक जीके के हम आपको कंप्लीट करा देंगे पूरी तरीके से, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मिक्स टेस्ट आपका हो जाएगा। तो देखो भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो आपका कौन सा है, 9 का जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर बात करें विशाखापत्तनम तो ये आपका गहरा बंदरगाह है, विशाखापत्तनम आपका गहरा बंदरगाह है, ठीक है। कांडला बंदरगाह ये कह सकते हैं जो आपका जोरी बंदरगाह है जो आपके गुजरात में है, ठीक है। चेन्नई वाला तो आपको नीचे पता है कि ये चेन्नई वाला आपका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय सैनिक अकादमी कहां पर स्थित है। भारतीय सैनिक अकादमी कहां पर स्थित है, यहां पर 10 का जवाब देना है। 10 का जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए तो यहां पर कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं, सभी के जवाब नहीं आ रहे भाई, क्या बात है। भारतीय जो सैनिक अकादमी है ये आपके देहरादून में, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय सैनिक अकादमी कहां पर स्थित है, तो आपके देहरादून है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो देखो पहले 14 बड़े बैंकों किया गया था, फिर 6 बैंकों को, तो इस प्रकार से यहां पर याद रखिए 1980 में, ठीक है। कब किया गया, यहां पर जिसका भी जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1980 में 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका किया गया था। अगला पूछा गया है निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है, कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा मुंबई तो आपका प्राकृतिक है, कांडला भी प्राकृतिक है, विशाखापत्तनम भी है, लेकिन जो चेन्नई बंदरगाह याद रखिए चेन्नई बंदरगाह ये कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। चेन्नई जो बंदरगाह है ये कृत्रिम बंदरगाह है। राइट आंसर जिसका सही आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए 13 का जवाब दीजिए, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 13 का जवाब देना है, 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जितने भी नौसेना से संबंधित है आज टोटल आपके वो आपके हो जाएंगे, क्योंकि नौसेना थल सेना दिवस है तो उसके बारे में लगभग सब जितने भी हैं सब आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो याद रखिए नौसेना दिवस की स्थिति को, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 4 दिसंबर को। कब मनाते हैं भाई, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न अगला है वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखो हमने थल सेना दिवस आपको बता ही दिया था 15 जनवरी जो को आपको था, है ना। यहाँ पर आपको वो भी हो गया। और ये वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 14 जवाब देना है। तो याद रखिए 8 अक्टूबर को। कब मनाते भाई, तो 8 अक्टूबर को यहाँ पर वायुसेना दिवस आपको मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर देखो अगला प्रश्न आपका दिया है आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, 15 का जवाब देना है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर कुछ लोगों के जवाब आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर। यहाँ पर थे कौन, आपके ओसबर्न स्मिथ, ठीक है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आपके ओसबर्न स्मिथ थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है। भारत का प्रथम निजी, देखो प्रथम शब्द आपको दिया है, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। यहां पर याद रखिए आपके कोच्चि में। कहां पर है, आपके कोच्चि में है। ऑप्शन राइट आपका जिसका भी है राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहां पर है, ऑप्शन आपका बी, यहां पर कोच्चि में है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट 17 का जवाब बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा नई दिल्ली, जिसका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल क्लियर है। नई दिल्ली में सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका स्थित है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला पूछा है कि बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया, 18 का जवाब देना है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, काफी अच्छा प्रयास है आप लोगों का। यहां पर याद रखिए आपके गोइपेरिया समिति, कौन है आपकी, गोइपेरिया समिति है जो ग्राहक सेवा सुधार के लिए आपकी समिति का गठन किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा गोइपेरिया समिति, ठीक है। जो प्रश्न आपको टफ लगे या नया लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, इससे आपको फायदा रहेगा, उसको नोट भी कर लिया करिए। अगला है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। स्टैटिक जीके है और स्टैटिक जीके इसी कारण हम पहले रिवीजन करा दे रहे हैं। जब आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा वहां पर हर प्रकार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तो हमेशा पढ़ते हैं। स्टैटिक जीको को अगर मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 1911 से हुई थी। ऑप्शन जिसका भी सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1911 हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछा है देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है।
देखो इसके पहले आपने पढ़ा था देश का सबसे बड़ा, जो कि NH40 आपका 4th हो, है ना, 44 था। यहां पर पूछा है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। आप जवाब किसका देंगे, तो याद रखिए NH47 का ए, है ना, ऑप्शन जिसका ए आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है NH47 का ए। ये देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला है RBI का वित्तीय वर्ष होता है। याद रखिए वैसे जो वित्तीय वर्ष होता है वो आपको पता है 1 अप्रैल से होता है, लेकिन RBI का वित्तीय वर्ष होता है कब से शुरू होता है। कई बार हमने बताया है कि ये जुलाई से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई। ऑप्शन आपका बनेगा 1 जुलाई से आपके 30 जून, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, बहुत अच्छे। अगला दिया है किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है। किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है। याद रखिए ये फ्री है, फ्री टैक्स पूरी तरीके से है। यहां पर जिसे बोलते हैं जोरी बंदरगाह, है ना, जोरी बंदरगाह जिसे बोलते हैं कांडला बंदरगाह, है ना, यहां पर इसका भी नाम आपका परिवर्तन हो चुका है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा। क्लियर है सभी को, सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया। गुजरात में जो आपका है क्लियर है। चलिए अगला पूछा गया है कि RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर, देखो उसके पहले आपने पढ़ा था कि प्रथम गवर्नर, यहां पर आपसे पूछा है 23 नंबर में पूछा गया है कि RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर, और भारतीय गवर्नर अगर बता दिया है तो आपका CD देशमुख हो जाएगा, CD देशमुख। लेकिन पहले गवर्नर आपके थे ओसबर्न स्मिथ थे, लेकिन यहाँ पर प्रथम भारतीय पूछा है तो आपका जवाब देना है किसको, बी को जवाब देना है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहां पर जवाब से हो जाएगा 24 नंबर में, यहां पर सी बलदेव, है ना। रक्षा कौन करेगा, जिसके अंदर बल होगा वही करेगा, बलदेव हो जाएंगे। ऑप्शन राइट आपका बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, यहां पर जवाब दीजिएगा प्रथम फील्ड मार्शल। यहां पर 25 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, जिसका भी जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। जनरल मानिक शाह प्रथम फील्ड मार्शल थे, ऑप्शन राइट आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो कि आपका 26 नंबर है, जो कि आपका हिंदी में आ गया है ना, हिंदी आ गया 26 नंबर में कि दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। थल का विलोम शब्द क्या बनता है, यहाँ पर जवाब दीजिए थल का विरुद्धार्थी क्या बनेगा। थल है तो जल है, क्या है भाई, थल है तो जल है, अर्थात यहाँ पर जवाब 26 का जवाब बनेगा सी। आपका विरुद्धार्थी हो जाएगा थल का हो जाएगा जल, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है रिक्त स्थान आपको भरना है। सड़क को करने के लिए इमारतों को लाल पत्थर और नानकशाही इमारतों से झलक देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर अगर ऑप्शन आप भरेंगे कौन से, यहाँ पर सड़क को चौड़ा करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानकशाही इमारतों से विरासती झलक, जो विरासत में आपको मिली हैं, ऑप्शन आपका सी भर देंगे। यहां पर आपका क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन सी भर दिया जाएगा तो ठीक है। चलिए अगला दिया है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, हमेशा से आपने पढ़ा होगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, क्या पढ़ा है आपने, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, जो कि ऑप्शन आपको मिल चुका होगा, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, जो कि राइट आंसर आपको मिल गया है ऑप्शन सी। यहां पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला पूछा है जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां अलंकार कौन होता है। जड़ पर चेतन मतलब जड़ मतलब हुआ ये जो निर्जीव है उसका सजीव, सजीव और निर्जीव का जब आरोप हो जाता है वहां पर होता है कौन सा अलंकार भाई साहब, वहां पर होता है मानवीय अलंकार, ठीक है ना। जब निर्जीव पर सजीवता का वर्णन हो जाए, उसका आरोप किया जाए, तब वहां पर मानवीय अलंकार होता है। राइट आंसर आपका जिसका डी आ रहा है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, कह रहा है किए गए विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से कृतघ्न का अर्थ दर्शाता है। कृतघ्न देखो हमने बताया था कृतज्ञ और एक बताया था कृतघ्न। ना शब्द निगेटिव को दर्शाएगा, अर्थात यहां पर आपको बनेगा कह सकते हैं जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे बोलते हैं कृतघ्न। मतलब कह सकते हैं एहसान फरामोश, ठीक है, एहसान फरामोश बोलते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे बोलते हैं कृतघ्न, और जो किए गए उपकार को मानते हैं उसे कृतज्ञ बोलते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, एहसान फरामोश हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। कह रहा है इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने बरसाया है।
तो आपको पता है कि इंडोनेशिया में एक बार फिर से ज्वालामुखी ने सक्रिय हो गया है और यहां पर क्या बरसाया है, क्या बरसाया है, तो याद रखिए कहर बरसाया है ना। ऑप्शन अडप का यहां पर सी हो जाएगा, कहर हो जाएगा। धुएं के साथ ज्वालामुखी के जो कण है और राख वगैरह चारों तरफ आपकी यहां पर कह सकते हैं कहर दर्शा रही है। ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा। अगला है कहर। कहर का स्त्रीलिंग आपको बदलना है, कहर का लिंग बदलना है, कहर है ना। कहर का जो लिंग बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, 32 नंबर। 32 नंबर में कहारिन, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। कहर का जो आपका स्त्रीलिंग बनता है कहारिन होता है। कहारिन जो लिखा है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, डी, कहारिन हो जाएगा। ठीक है, डी वाले को लगाइएगा भाई, डी वाले को। क्लियर है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है। भूतकाल के भेद में कौन सा नहीं होता है, 33 नंबर। चलिए तो देखो यहां पर 33 वाले में पूर्ण होता है, अपूर्ण होता है, सामान्य होता है, संभाव्य नहीं होता है। यहां पर कह सकते हैं मुख्यतः जो आपको होगा वो आपके ये 3 होते हैं। यहां पर ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, कौन सा भेद नहीं आता है, तो संभाव्य। ये आपके भविष्य वाले में आता है, संभावना जो होती है वो भविष्य वाले में होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से यहां पर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मामा का बहुवचन बताइए भाई साहब। मामा का बहुवचन बताना है, मामा का बहुवचन क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर है मामा का बहुवचन दिया है तो भाई मामू हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, मामा का बहुवचन। यहां पर जवाब आ रहा है, किसी का मामा लोग आ रहे हैं। भैया मामा तो एक ही होंगे, मामा 50 नहीं हो जाएंगे, है ना। अड़ोसी पड़ोसी वाले मामा की बात छोड़ो, पर्सनल जो मामा है मामा का मामा ही होगा, है ना। इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, मामा हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से लिप का बहुवचन आपको बताना है। लिप का बहुवचन क्या हो जाएगा। चलिए पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक करते जाइए अगर आपको आनंद आ रहा है ना। चलिए यहां पर दिया है, दिए गए विकल्पों में से लिप का बहुवचन कौन सा हो जाएगा, लिपि। और लिपि का बहुवचन बनता है भाई, क्या बनता है, लिपियां होता है। कई बार आपने पढ़ा है कि या में चंद की बिंदी लगा दीजिए, लिपियां। ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर आपका डी नंबर। क्लियर हो गया है, क्लियर है। चलिए अच्छा रुकिए, लिपियां 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 लिपियां, यहां पर शायद कोई, अच्छा रुकिया, यहां पर देखो लिपि लिपियां, यहां पर देखो शुद्ध हमको लगता है ऐसा लिखा जाएगा, लिपियां, इस प्रकार से शायद लिखा जाएगा, लिपियां। ऐसा होगा ना, ऐसा होगा। सभी गलत है, सभी गलत है। इसमें से जो आपका होगा, इसमें कह सकते हैं कि एक कोई ऑप्शन ले लीजिए। यहां पर हम आपको लिख देते हैं लिपियां, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, आप समझदार हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कोढ़ में खाज होना। कोढ़ में खाज होना, कोढ़ में खाज होना मतलब होता है कोढ़, कोढ़ बोलते हैं जो आपका बोलते हैं ना, वो जो मतलब मैल वगैरह लग जाता है तो खुजली होने लगता है, होता है ना। कोढ़ में खाज होना, इस मुहावरे को बताना है। सही अर्थ क्या हो जाएगा, 36 नंबर। 36 नंबर आपसे पूछा गया है, तो दुख पर और दुख होना, है ना। दुख पर और दुख होना, बहुत ऐसी मुसीबतें आती हैं कि यहाँ पर जब एक कभी दुखी आते हैं, मतलब कह सकते हैं जब दुख हो जाता है तो भगवान भी और दुख दे देता है ना। वही होता है दुख पर और दुख देना। यहाँ पर कोढ़ में खाज होना, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला पूछा गया है, कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ता दिखाए, ये खाए बौरात वे पाए बौराए। यहाँ पर अलंकार पूछा है, पुराना है, घिसा पिटा प्रश्न है, गलती मत करिएगा। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा भाई। चलिए 37 नंबर जवाब देना है। 37 के जवाब आ रहे हैं, 37 का जवाब बी आ रहा है, बी आ रहा है। और भी आइए, और भी जवाब दीजिए भाई साहब, आप लोग तो ठंडे पड़ गए, क्या बात है। यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट, यमक अलंकार, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यमक अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यहां पर पूछा है, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा क्योंकि करवा चौथ की बात हो रही है ना। कह रहा है त्रुटि रह गई है, इस वर्ड में एक त्रुटि रह गई है, उस त्रुटि को यहां पर देखना है। कह रहा है करवा चौथ के तक की पूर्ण वर्णन वायुपुराण वामन पुराण में किया गया है। करवा चौथ के तक की शब्द आपको यहां पर शोभा नहीं दे रहा है। यहां पर अगर शोभा नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। क्या कह रहा है, करवा चौथ के में किया गया है, ठीक है, ये भी है। व्रत की पूर्ण, देखो ये चीज यहां पर रखा जाए तो क्लियर हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं जो त्रुटि रह गई थी वो इसकी रह गई थी, सी वाले की, है ना। ऑप्शन कौन सा, सी वाले की यहां पर त्रुटि रह गई थी, इस कारण से आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से
दिए निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। यहाँ पर 39 नंबर आपको पहचानना है। यहाँ पर देखिए 39 नंबर कह रहा है शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा रही है। अच्छी बात है। अगला है युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात है। स्वयं के वे तक, देखिए सी वाले में, अगर सी वाले में आप देखेंगे स्वयं के वे तक भी, है ना, ऐसे वर्ण को बोल रहा है, मतलब कह सकते हैं यहां पर सी वाला ये आपका त्रुटि हो जाएगा। स्वयं वे तक भी अपनी बीमारी को लेकर, ठीक है, स्वयं अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, ऐसे आपको शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। यहां पर सी वाले में आपकी त्रुटि है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा आपसे यहाँ पर किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है। याद रखिए किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक आपके कौन है। किन्नर देश में ये किसका यात्रा है, तो आपको पता है यात्रा जो करते रहे हैं वो आपकी प्रसिद्ध है राहुल साकृत्यायन। ये यात्राओं के लिए है, ये हमेशा यात्रा ही करते थे, यात्राओं का वर्णन ही करते थे। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहां पर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न पूछा है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, यहां पर जवाब दीजिएगा 41 नंबर। चलिए बहुत अच्छे। यहां पर 41 का हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, है ना, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इन्होंने प्रकृति का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। ऑप्शन यहां पर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम पूछा है। आर्द्रता दिया है आर्द्रता, और भाई आर्द्रता का जो विलोम होता है क्या होता है। चलिए आर्द्रता पूछा है, आर्द्रता का विलोम लगा दीजिए। ऑप्शन आर्द्र है तो शुष्क है, आर्द्र है तो शुष्क है, ऑप्शन ए हो जाएगा आर्द्र का शुष्क बनता है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया है, कह रहा हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, 43 का जवाब दीजिए। हड़ौती बोली, और हड़ौती याद रखिए हड़ौती जो बोली जाती है ये बोली जाती है राजस्थान में। कहाँ बोली जाती है भाई, हड़ौती कहाँ बोली जाती है राजस्थान में, कहाँ होती है भाई। 43 नंबर में जवाब दीजिए फटाफट, सब लोग जवाब दीजिए। हड़ौती बोली कहाँ पर होती है, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर राजस्थान, बिल्कुल सही है राजस्थान। अगला पूछा गया है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 44 जवाब देना है। 44 का जवाब सही क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। चलिए 44 का जवाब आ रहा है यहाँ पर 4 होते हैं। याद रखिए ऑप्शन सी 4 होते हैं। कौन कौन से, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में है, ये कितने कांड में है, कितने सर्गों में इसे विभक्त किया गया है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 45 में, तो लगभग सभी के जवाब आ चुके हैं। यहाँ पर सी हो जाएगा, 7 भागों में है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला पूछा है खिचड़ी अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब कि यहाँ पर सबसे अलग रहना, है ना, ऑप्शन आपका बी बनेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा सबसे अलग रहना। बहुत लोग होते हैं अपने अकॉर्डिंग वो ढलते हैं, अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं, सबसे अलग रहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला है निम्न विकल्पों में से रीत का बहुवचन कौन सा होता है। रीत का बहुवचन क्या होता है, रीत का बहुवचन क्या होता है, यहां पर देखिए जवाब क्या हो जाएगा। यहां पर आपको आंसर मिल चुका है। रीत का होता है रीतियां, जो कि 47 को ऑप्शन डी, यहां पर रीतियां इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, जो कि डी नंबर आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला पूछा है साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य से क्वेश्चन हम आपको लेते हैं। सर जी आपकी क्लास हॉस्पिटल से ले रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हॉस्पिटल होने के बाद भी आप लोग यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए साहित्य अकादमी 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, तो 48 का ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, यहाँ पर परिजात के लिए, जो कि क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है वैज्ञानिक चिंतन का आशय क्या है। वैज्ञानिक चिंतन का आशय क्या है, 49 नंबर आपको जवाब देना है। वैज्ञानिक चिंतन, जो वैज्ञानिक चिंतन होते हैं वो स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन पर फोकस करते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहें, संतुलित रहें, इस पर चिंतन होता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है। मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है, यहां पर 50 का जवाब क्या बनेगा। तो बौद्धिक विकास अर्थात बुद्धि का जो विकास हो रहा है वो भी आपकी कौन हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा, यहां पर विज्ञान हो जाएगा डी। विज्ञान के कारण आज हर चीज यहां पर कह सकते हैं विकासित हो गई है, विकास हो गया है। सभी को धन्यवाद, सभी को राधे राधे, सभी को वंदे मातरम, धन्यवाद।